Hello everyone, welcome to the conference. Today we will study about Classical School of Economics. They emerged in the 18th and 19th centuries and considered as one of the oldest school of thought. They emphasize on free markets, limited government interventions, and long-run economic growth driven by supply side factors. क्लासिकल के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में जो भी चेंजेस होंगे वो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से होंगे सप्लाई साइड फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी माइग्रेशंस और इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल्स एट्सेट्रा. Now, some important key thinkers: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, and J.B. Say. Adam Smith, also known as father of economics, इन्होंने एक थ्योरी दी है इनविजिबल हैंड. इनविजिबल हैंड क्या है कि इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल होगा उसका उन सबका एक सेल्फ इंटरेस्ट होगा जो लीड करेगा इकोनॉमी की ओवरऑल वेलफेयर को. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर है, उसका सेल्फ मोटिव या सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना. तो वो प्रॉफिट अर्न करना जो है वो कंपटीशन को लीड करेगा. अगर इकोनॉमी में हर कोई प्रॉफिट अर्न करेगा तो उससे मार्केट में कंपटीशन होगा तो इनोवेशंस होंगे. ऐसे जो इनविजिबल हैंड है और फ्री मार्केट है वो मार्केट को ओवरऑल इकोनॉमी को ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर को इफेक्टिवली इम्प्रूव करेगी रादर देन इंटरवेंशन से. नाउ डेविड रिकार्डो इन्होंने ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी है. थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी है. जेबी से ने सेज लॉ दिया है. बेसिक अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल की बात करें तो पहला है सेल्फ करेक्टिंग मार्केट. वही कि इन इकोनॉमी में एक अनऑब्जर्वेबल पावर ऑपरेट करेगी डिमांड और सप्लाई जो कि इकोनॉमी को सेल्फ एडजस्ट करेगी. सेकेंड, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जैसे क्लासिकल लेबर एज अ ओनली इनपुट मानते थे, ठीक है, तो बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट रहता था, टेक्नोलॉजी वगैरह कांस्टेंट है. तो लेबर के इंक्रीज करने से आउटपुट में इंक्रीज तो होगा बट आफ्टर अ टाइम जब पहले इंक्रीज करेंगे तो ठीक है आउटपुट में पॉजिटिवली इंक्रीज होगा बट इंक्रीज जो होगा वो डिक्रीजिंग रेट में होगा. मतलब हर बार हर एक एडिशनल लेबर पे आउटपुट जो होगा वो पहले से कम होता चले जाएगा. तो ये क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स जब हम एक ही इनपुट को बढ़ाते हैं बाकी सारा कांस्टेंट रहता है और तब इंक्रीज करते हैं तो जो आउटपुट इंक्रीज होगा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उसका वो डिमिनिशिंग मतलब वो डिक्रीज होगा, डिक्लाइन करेगा. थर्ड, कंप्लीट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स कि जो भी वेजेस में चेंज होगा तो उसके बाद साइमल्टेनियसली या इमीडिएट प्राइस में चेंज हो जाएगा और प्राइस में चेंज होने के बाद इमीडिएट वेज में चेंज हो जाएगा. इससे क्या होगा कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा वो रेक्टिफाई हो जाएगा. फोर्थ क्या है? इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करेगी. क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट को एक नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर करते थे. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही एग्जिस्ट करेगी, लॉन्ग रन पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट करेगी. फिफ्थ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ये जेबी से ने दिया था और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस माना जाता है क्लासिकल का. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इकोनॉमी में जितनी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड होगी. दैट इज़ मार्केट हमेशा क्लियर रहेगा. कैसे? और इकोनॉमी में कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी. कैसे? अगर सपोज़ करें इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ होगा बट इकोनॉमी जो है अभी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है. तो इकोनॉमी में क्या होगा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास मतलब इन लोग डिमांड करेंगे. तो ऐसे जो सप्लाई है वो अब डिमांड क्रिएट कर देगा और इकोनॉमी वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी. फिर क्या है? लेसेस फेयर पॉलिसी. लेसेस फेयर फिलोसफी क्या कहती है कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए. मीन्स एक्सटर्नल इंटरवेंशंस के अगेंस्ट थे क्लासिकल्स. सेवन्थ क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है लेबर मार्केट में भी और कमोडिटी मार्केट में भी. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा. एट्थ, वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट एजम्पशन क्लासिकल डाइकोटोमी. डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट मार्केट. मीन्स एक मार्केट होगी रियल मार्केट और दूसरी होगी नॉमिनल मार्केट. जो भी रियल मार्केट है वो नॉमिनल मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगी और नॉमिनल रियल को इम्पैक्ट नहीं करेगी. बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई, ये एक नॉमिनल वैल्यू है. मनी सप्लाई जो है अगर उसका हम इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं कोई भी चेंज करेंगे तो वो सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी को इम्पैक्ट करेगा, नॉमिनल वेजेस को इम्पैक्ट करेगा, ना कि
रियल वेरिएबल्स को लाइक आउटपुट या रियल वेजेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉमिनल वेज क्या है? नॉमिनल वेज का मतलब जब भी हम वेज को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉमिनल वेज होता है। कैसे? सपोज़ करिए कि मनी सप्लाई सपोज़ करिए कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से क्या होगा? मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से, एक सेकेंड, सपोज़ करिए कि मनी सप्लाई जो है इकॉनमी में इंक्रीज़ हो रही है, तो मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएँगे, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो इकॉनमी में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इकॉनमी में जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई, क्योंकि एक अगर इकॉनमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, तो सप्लाई क्या प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो इकॉनमी वापस से लोगों की डिमांड फिर कम होगी, फिर वो वापस से इकॉनमी यहीं पे आ जाएगी। मीन्स कि मनी सप्लाई का कोई भी इम्पैक्ट ना तो आउटपुट पे पड़ेगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में पड़ेगा। नाइन्थ क्या है? मनी न्यूट्रलिटी। मनी न्यूट्रलिटी की बात करें तो मनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही वर्क करेगा। ठीक? मीन्स मनी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट को डिटरमाइन करने पे। वो जो भी चेंज होगा मनी सप्लाई में वो आउटपुट वही रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस में चेंज होगा और लोगों की नॉमिनल वेजेस में चेंज होगा। 10th क्या है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। क्लासिकल के अकॉर्डिंग, मतलब क्लासिकल ने ही एग्रीगेट सप्लाई दिया है। क्लासिकल ने एग्रीगेट डिमांड की बात कहीं पे भी नहीं की है। एग्रीगेट डिमांड जो भी है वो लेटर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो नियो क्लासिकल लाते हैं वो लोग बात करते हैं। कीन्स ने दिया एग्रीगेट डिमांड, बट क्लासिकल ने एग्रीगेट डिमांड की बात, उन्होंने डिमांड की बात ही नहीं की। उनके अकॉर्डिंग डिमांड जो है वो मैटर नहीं करता है। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल का क्या था कि क्लासिकल का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल था। वर्टिकल क्यों? क्योंकि ये वेस्ट प्राइस में जो इमीडिएट एडजस्टमेंट है, जो वेस्ट प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा वर्टिकल रहेगा। 11th, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मीन्स कि जो भी आउटपुट इंक्रीज होगा या वैल्यू होगा वो लेबर की इनपुट, मतलब जो लेबर एज अ इनपुट है उसकी वजह से ही होगा। 12th क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर। ये एडम स्मिथ का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट उन्होंने उनका वर्क है कि इन क्लासिकल के अकॉर्डिंग, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग स्पेशली डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, क्योंकि लेबर एज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये लोग मानते हैं। तो वो उसमें क्या था कि जैसे किसी भी फर्म्स में या इंडस्ट्री में वैरायटी ऑफ हर लेबर की अपनी अपनी स्किल्स होती है। तो एडम स्मिथ का ये मानना था कि लेबर को उनके एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, स्पेशलाइज करना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग लेबर का डिवीज़न करना चाहिए। उससे इकॉनमी में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। कैसे? क्योंकि अगर लेबर अपने ही स्पेशलाइजेशन में वर्क करेगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और इससे ओवरऑल इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। 13th, फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुली इनएफेक्टिव होगी फ्रॉम डिमांड साइड से। क्लासिकल के अकॉर्डिंग फिस्कल पॉलिसी जो है वो इनएफेक्टिव होगी। कैसे? हालांकि इन्होंने ये एक्सप्लेन किया लोनेबल थ्योरी ऑफ फंड से, तो वो अभी इस वीडियो पे नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ करिए फिस्कल पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगा तो लोनेबल जो थ्योरी ऑफ फंड है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लोनेबल फंड्स जो हैं, लोनेबल फंड्स का मीन्स कि वो मनी जो कि हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो लोनेबल फंड होगा वो इंक्रीज़ होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। उससे क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेगी इकॉनमी में, मतलब सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन डिक्लाइन होगा और क्राउडिंग आउट की वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रो जी तो बढ़ रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जा रही है और इकॉनमी में कंजम्पशन कम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। 14th क्या है कि ऑल सेविंग्स विल बी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड एंड इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी ब्रॉट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कि क्लासिकल जो है वो एस इज इक्वल टू आई की बात करते हैं और ये कब कैसे इक्वल होगा, मतलब किसके थ्रू इक्वल होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इक्वल होगा। 15th, फोकस ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ। क्लासिकल जो है वो लॉन्ग रन की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे, जो भी डिसइक्विलिब्रियम होंगे वो टेम्परेरी होते हैं और वो ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्ट हो जाएंगे। ये कम कैपिटल एक्यूमुलेशंस की बात करते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं। नाउ few important books of classical economists. Generally
इसमें से थ्योरीज सॉरी क्रोनोलॉजीज पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक कब आई है, या मैथ दी फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि ये बुक किसकी है। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, आप देख लीजिएगा। लाइक एडम स्मिथ की द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज द वेल्थ ऑफ नेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। और फिर डेविड रिकार्डो की हाई प्राइस ऑफ बुलियन, अ प्रूफ ऑफ द डिप्रिशिएशन ऑफ बैंक नोट्स, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। एंड ऐसे रॉबर्ट माल्थस की बुक्स हैं प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1820 में माल्थस ने दी है, और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये रिकार्डो ने दी है। एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे दिए। माल्थस मेनली पॉपुलेशन थ्योरी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ऐसे नाउ क्रिटिसिज्म एंड डिक्लाइन की बात करें तो पहली बात तो क्लासिकल के जो अजम्पशंस थे वो बहुत ही अनरियलिस्टिक थे। जैसे परफेक्ट कंपटीशन की बात करिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, या वेस्ट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करिए, तो ये सारे जो अजम्पशंस थे वही अनरियलिस्टिक थे। तो इस वजह से भी बहुत इनको क्रिटिसिज्म किया गया, और फिर इसी वजह से ये डिक्लाइन हुए। दूसरा मेन इनका डिक्लाइन का जो रीज़न था वो था कि जब 1935 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो डिमांड साइड को मानते नहीं थे। और वहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन में हम लोग देखे कि डिमांड ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ से क्लासिकल का डिक्लिनेशन शुरू हुआ। और फिर ये चीज़ कीन्सन इकोनॉमिस्ट को मतलब कीन्सन इकोनॉमिस्ट का यहीं से राइज अप होता है। मतलब कि जब क्लासिकल ग्रेट डिप्रेशन आता है, इसके बाद फिर कीन्सन इकोनॉमिस्ट आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप फर्दर इसके आगे कीन्स के बारे में जानना चाहते हैं, फर्दर जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट है उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड इफ़ दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू, देन प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।